Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine. So far, in the concept of planning, we have discussed the meanings of planning, the objectives or goals of planning, short period goals, and long period goals. Now, let us today move to another important topic in planning, that is the features of economic policy pursued under planning till 1991. That's what was the nature of the economic policy that was at work till 1991. क्यों 91 तक? क्योंकि in 91 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कम इनटू बीइंग, नई इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई। उससे पहले जो इकोनॉमिक पॉलिसी चल रही थी अंडर प्लानिंग, तो वो हमने डिस्कस करना है और इसके फीचर्स क्या थे, यही आज का हमारा टॉपिक है। देखिए, प्लानिंग इन इंडिया हैज़ विटनेस्ड अ marked shift in the economic policy of the government in the 1991st. Accordingly, the features of economic policy are often studied separately for the pre-91 period and post-91 period. पोस्ट 91 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई और प्री इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी इट वाज एट वर्क अप टू 1991, है ना, 1991 तक ये काम कर रही थी। और जो ये पॉलिसी है, इसके फीचर्स क्या थे, इसका फोकस क्या था, हमें आज यही डिस्कस करना है। और ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, इट कैम इनटू बीइंग फ्रॉम 1951 टू 1991, ठीक है ना। और 1951 में हमारी प्लानिंग शुरू हो गई और पॉलिसी क्या थी हमारी, और ये पॉलिसी चलती रही अप टू 1991, ठीक है ना। तो इसके फीचर्स क्या थे? द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द पॉलिसी वाज हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। देखिए, पब्लिक सेक्टर आप जानते हैं, पब्लिक सेक्टर इज द सेक्टर विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। Although in the post-independence period, India adopted a system of mixed economy. इंडिपेंडेंस के बाद हमने मिक्सड इकोनॉमी अडॉप्ट की। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज प्रायर टू 1991 was that greater importance was given to public sector than private sector. अगरचे हमने प्लानिंग में मिक्सड इकोनॉमी अडॉप्ट की, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस पब्लिक सेक्टर को दी जा रही, पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही देन द प्राइवेट सेक्टर। फॉर इंस्टेंस, अगर हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करें, इन 1956 हमारे पास एज मैनी एज 17 इंडस्ट्रीज थी और ये 70 इंडस्ट्रीज रिजर्व रखी गई थी, किसके लिए? फॉर पब्लिक सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर के लिए सिर्फ 12 इंडस्ट्रीज को रिजर्व रखा गया, राइट। It was realized that the objective of socialist pattern of society could be achieved only through a comprehensive development of public sector enterprise. क्योंकि अवर्स हमारी जो इकानमी थी, इसे ज़रूरत थी एक बिग पुश की, और वो बिग पुश कहाँ से आता है? सरकार से आता है, ठीक है ना। तो उसके लिए सोशलिस्ट पैटर्न अडॉप्ट करना ज़रूरी था, क्योंकि हमारी इकानमी में ज़्यादा इनइक्वलिटीज़ थी, पॉवर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था। इन सोशल डिस्टिंक्शंस को ख़त्म करने के लिए ये कोशिश की गई कि हम पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, ताकि जो गोल्स ऑफ ग्रोथ हैं वो हर एक सिटीज़न तक पहुंच जाए, ठीक है ना। तो इस तरह से ज़्यादा इम्पोर्टेंस पब्लिक सेक्टर को दी गई थी। और दूसरा फीचर इस पॉलिसी का ये था कि देयर वाज रेगुलेटेड प्राइवेट सेक्टर, रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। देखिए, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज 1991 तक आई, दीज पॉलिसीज इम्पोज सर्टन सेवरल रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के लिए रिस्ट्रिक्शंस थी, कुछ रुकावटें थी। फॉर इंस्टेंस, अंडर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट में क्या था ऑफ 1948, उसमें यह था कि न्यू इंडस्ट्री कुड नॉट बी एस्टेब्लिश्ड विदाउट ऑब्टेनिंग नेसेसरी लाइसेंस एंड गेटिंग सेल्फ रजिस्टर्ड। 1948 की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट आया, उसके तहत कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री को हम इस्टेब्लिश नहीं कर सकते थे जब तक ना हम एक लाइसेंस और उस इंडस्ट्री को
रजिस्टर करवाएं सरकार के थ्रू। सिमिलरली अंडर द मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट in 1969, monopolies and restrictive trade practices act, याद रखना है आपको कौन सा एक्ट कब आया, 1969. Several restrictions were imposed on the expansion of industries by the private sector. The principal idea was not to allow concentration of economic power through private enterprise. तो मुद्दा यही था कि कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर नहीं होना चाहिए, यानी दौलत चंद लोगों के हाथों में नहीं आनी चाहिए। ये भी एक ऑब्जेक्टिव था इस इकोनॉमिक पॉलिसी का। देखिए एक और फीचर इस इकोनॉमिक पॉलिसी का ये था कि प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। देखिए where large scale industry was regularized through such acts as MRTP. Small scale industry was offered protection. लार्ज स्केल को रेगुलेट किया जाता था, रेगुलेटेड थ्रू MRTP, एंड जो स्मॉल स्केल थी इनको प्रोटेक्ट किया जाता था इन वेरियस वेज। जैसे सर्टन एरियाज ऑफ प्रोडक्शन वर एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कुछ एरियाज को रिजर्व रखा गया था सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डेवलप किया गया ताकि वो प्राइवेट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की ज़रूरतों को पूरा करें। और कुछ बोर्ड जैसे हैंडलूम बोर्ड है, हैंडलूम बोर्ड एंड सिल्क बोर्ड, इनको इस्टेब्लिश किया गया ताकि प्रमोट हो जाए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन द ग्लोबल मार्केट, उनके प्रोडक्ट्स प्रमोट करें ग्लोबल मार्केट में। तो ये भी एक फीचर था इस इकोनॉमिक पॉलिसी का। देखिए अनदर फीचर ऑफ दिस इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। देखिए कुछ कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जिनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, अहमियत होती है, ठीक है ना, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस आर दोज विच सर्व एज यूनिवर्सल इंटरमीडियरीज। ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाली इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, एज दे सर्व एज यूनिवर्सल इंटरमीडियरीज। जैसे पावर है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, इंजीनियरिंग गुड्स है, आयरन एंड स्टील है, ठीक है ना। These industries have strategic importance because without these things like power, electricity, iron, steel, we can't go ahead to develop other industries. तो इन इंडस्ट्रीज को हम इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। एंड दीज इंडस्ट्रीज वर आइडेंटिफाइड एज द की हैवी इंडस्ट्रीज, की हैवी इंडस्ट्रीज माना गया इनको, टू बी डेवलप्ड ऑन प्रायोरिटी बेसिस, राइट। तो ये भी एक फीचर था। अनदर फीचर वाज थ्रस्ट ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, थ्रस्ट ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट की डिटरमिनेंट्स होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, लेकिन जो इकोनॉमी हमने अंग्रेजों से ली तो वहाँ जो हमारा एक कल्चर डेवलप हुआ था कि हम अपना पैसा या तो घरों में रखते थे या बेकार रखते थे या मनी लेंडर्स के पास हुआ करता था वो पैसा, और ये पैसा इकोनॉमी के लिए कोई भी हेल्प नहीं करता था। तो इस पॉलिसी में क्या हुआ कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पे जोर दिया गया। कैसे जोर दिया गया, हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किए गए लोगों को जो पैसा अपना बचाना चाहते थे, और इन्वेस्टमेंट को इंड्यूस किया गया थ्रू सब्सिडीज एंड कैपिटल ग्रांट्स, राइट। तो इस तरह से सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने इस इकोनॉमिक पॉलिसी के जरिए इंसेंटिव्स दिए गए दोनों को, सेवर्स को भी और इन्वेस्टर्स को भी, राइट।
देखिए, ये जो पॉलिसी, इसके और भी कुछ फीचर्स थे, जैसे रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल पे रिस्ट्रिक्शन थी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड इन इंडिया थ्रू फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, ये रिस्ट्रिक्ट करता था फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट को। और जो लोन्स फ्रॉम अब्रॉड थे, दे वर अकॉर्डेड हाई प्रायोरिटी देन एफडीआई। एफडीआई से ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाती थी? लोन्स को। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती, तो इससे हमारा फ़ायदा नहीं होता। इसके बरक्स लोन्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, ताकि उससे हमारी अपनी इंडस्ट्री फूले फले, राइट। एंड अनदर फीचर वाज सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। जो प्रोग्राम ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट एट द स्टेट लेवल were turned to the concept of centralized planning. That is, the objective of growth as specified at the state level did not contradict with the overall strategy of growth as specified in the 5-year plans, right? तो इस तरह से जो हमारी प्लानिंग थी, इट वाज सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, ये सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थी। और इससे क्या अचीव हम करने जा रहे थे? प्रोग्राम्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट at the state level, right? And these were tuned to the concept of centralized planning, right? ताकि तालमेल रहे, सेंटर और स्टेट्स के बीच तालमेल रहे, यूनिफाइड प्लानिंग हो, और उससे हम अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते थे, ठीक है ना। देयर आर अ नंबर ऑफ फीचर्स ऑफ दिस इकोनॉमिक पॉलिसी एज वेल। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस सम अदर डे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप गो थ्रू योर बुक्स, हैव अ लुक एट दिस कंसेप्ट्स एंड दिस फीचर्स। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, कंसल्ट मी, आई एम एट योर डिस्पोजल। मुझे SMS कीजिए, फ़ोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आई एम रेडी टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।